इसके बाद अपने कर रहे हैं क्षारीय मृदा के सुधार हेतु विभिन्न मृदा सुधारकों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, अब जो भी अपने सारणी के अंदर वो सूत्र देखे या जो भी वो उर्वरक देखी या रासायनिक पदार्थ देखे, उनका उपयोग अपने किस तरीके से मृदा सुधारक के रूप में करते हैं, वो भूमि के अंदर मृदा के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ता है, मृदा के अंदर किस प्रकार से सुधार होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला अपना जिप्सम है। तो जिप्सम का जो सूत्र है वो ध्यान रखना है हमेशा ही, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2 अणु साथ में जल के हैं। अब इसका संगठन देखें कि इसमें क्या कुछ मिला होता है, जिसमें 23.2% कैल्शियम होता है, 18.6% सल्फर होता है तथा 21% जल होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, जिसमें 23.2% कैल्शियम, 18.6% सल्फर, 21.0% H2O यानी कि जल होता है। जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2 अणु साथ में जल के हैं। भारत में जिप्सम का भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम सन 1942 में J.W. लेदर ने उत्तर प्रदेश में किया था। जिप्सम के भंडार प्राकृतिक रूप से राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिलों में उपलब्ध है तथा यह सस्ता मृदा सुधारक है और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। तो ये राजस्थान के अंदर बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिलों के अंदर जिप्सम के खादान है, वहाँ पे भंडार हैं इसके। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया यानी किस तरीके से जो जिप्सम है, यानी कि जिप्सम से अगर अपने बात करें तो कैल्शियम सल्फेट है, SO4 है, वो मृदा के अंदर किस प्रकार से जो लवणीय मृदा है या क्षारीय मृदा है जिसके अंदर सोडियम आयन्स उसके ऊपर अधिशोषित हुए हैं, Na+ आयन उसके ऊपर है, तो उसको किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का प्रयोग विनिमय सोडियम प्रतिशतता को कम करता है तथा विनिमय कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाता है। यानी कि विनिमय सोडियम प्रतिशतता कम करने का मतलब कि जो उस कुलाइडी कण के ऊपर, मृदा के जो ऊपरी पृष्ठ के ऊपर जो ये सोडियम धनायन उसके ऊपर अधिशोषित होते हैं, तो उनको वहां से विस्थापित कर देता है, कम कर देता है जो कैल्शियम सल्फेट है, यानी कैल्शियम है या यूं कह लें कि जो मैग्नीशियम है, तो उनकी जगह पे वो सोडियम की जगह पे आ जाते हैं और सोडियम की मात्रा कम कर देता है, जिससे विनिमय सोडियम प्रतिशतता कम हो जाता है। यह क्षारीय मृदाओं में निम्न प्रकार क्रिया करता है। अब ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम कहाँ से आया, जो अपने जिप्सम मिला रहे हैं, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, तो वहां से ये Ca आ जाएगा कैल्शियम के माध्यम से। क्षारीय मृदाओं में से विनिमय Na धनायन को विस्थापित करके सोडियम धनायन कले को कैल्शियम धनायन कले में बदल देता है। यानी कि जो मृदा जिसके ऊपर सोडियम आयन बहुत ज्यादा अधिशोषित हो चुके थे, उसके ऊपर थे मृदा कुलाइड्स कण के ऊपर, तो वहां से उसको विस्थापित कर देता है, जो कैल्शियम आयन्स है विस्थापित करके और उनकी जगह पे खुद आ जाते हैं, जिससे जो मृदा है वो क्या हो जाएगी, कैल्शियम धनायन वाली बन जाएगी, यानी कि उसके अंदर सुधार हो जाएगा। तो अभिक्रिया कुछ इस तरीके से है, कुछ ज्यादा इसमें बात नहीं है ऐसी। ये अपनी कोई भी देखे तो ये सॉइल क्ले, ठीक है, यानी कोई भी मृदा का कण है या मृदा कुलाइड्स कण है, इनके ऊपर क्या है, सोडियम आयन्स अधिशोषित हो चुके हैं, क्योंकि ये क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा है, तो जिसमें क्या होता है कि सोडियम आयन्स अधिशोषित होते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, जिप्सम के साथ, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो अब ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे और ये सोडियम इसकी जगह पे आ जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मृदा कौन सी, क्षारीय। क्षारीय मृदा में क्या होता है, सोडियम आयन्स अधिशोषित होते हैं। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अपने करवा रहे हैं जिप्सम के, यानी कि कैल्शियम सल्फेट से, CaSO4 से। तो इसका जो Ca धनायन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो सोडियम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास अभिक्रिया ये पूर्ण होती है। और ये जो सोडियम है वो इसके साथ SO4 के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा, जो कि घुलनशील अवस्था के अंदर होता है, और ये निक्षालन के माध्यम से नीचे पैंदे में बैठ जाता है और मृदा है वो जो लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा होती है उसके अंदर सुधार हो जाता है।
जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। इस क्रिया में सोडियम सल्फेट बनता है जो घुलनशील होकर अपक्षलन द्वारा पृथक हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये अपना आ गया सोडियम कार्बोनेट है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ से इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ आके सोडियम सल्फेट बना लेगा जो कि लीचेबल होता है, घुलनशील अवस्था में होता है, वो नीचे के पेंदों में बैठ जाता है। उसके बाद जिप्सम की शुद्धता एवं महीनता, यानी कि जो जिप्सम अपने लेके आते हैं जैसे अपने राजस्थान के अंदर बीकानेर, नागौर, जैसलमेर आदि जिलों से, वो सीधे के सीधे भंडार होते हैं, खादान होते हैं सीधे। तो वहां से अगर अपने जिप्सम लेके आते हैं तो वो बड़े बड़े डेलों के रूप में होता है, बड़े बड़े उसके गठल होते हैं, तो उस तरीके से नहीं लेके आना, उस तरीके से अपने को यूज नहीं करना मृदा के अंदर। उसको पहले महीनता का मतलब होता है उसके कण बारीक कण करने हैं, बिल्कुल महीन कण करने हैं उसके। और क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर कोई अन्य प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होनी चाहिए, नहीं तो ये फसलों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले जिप्सम की शुद्धता 80% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी अपने लेके आ रहे हैं रासायनिक पदार्थ उसके अंदर 80% तक जिप्सम मिला हुआ होना चाहिए। खान से प्राप्त जिप्सम बड़े बड़े डेलों के रूप में होता है। क्षारीय मृदा में डालने से पहले उसको महीन बनाना आवश्यक है। भारतीय मानक दंड के अनुसार जिप्सम की पूरी मात्रा 2.0 मिलीमीटर की जाली, यानी कि इतने बारीक कण होने चाहिए कि जो 2.0 मिलीमीटर की जाली है उसके अंदर से उसको प्रवेश करवाने पर वो उसके अंदर से प्रवेश कर जाना चाहिए, तथा इसका 50% 0.25 मिलीमीटर जाली से छट जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी महीनता कण, यानी कि इतना बारीक इसके कण होने चाहिए। उसके बाद जिप्सम की आवश्यक मात्रा, यानी कि मृदा के अंदर कितनी की आवश्यक मात्रा होती है, कितनी की मात्रा के अंदर जिप्सम अपने को मृदा में डालना चाहिए। जिप्सम की भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा, क्षारीय भूमि की प्रकृति की सीमा, यानी कि जो अपनी मृदा है, भूमि है, वो कितनी सीमा तक क्षारीय हो चुकी है, उसका पीएच मान कितना का है, तो वो अपना इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी की मात्रा सीमा होती है क्षारीय भूमि की, उसी के अनुसार उसमें जिप्सम मिलाना है। वांछित सुधार की सीमा तथा भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है, यानी कि वहां पे अपने कौन सी फसलें उगानी है उसका भी ध्यान रखना है। क्षारीय मृदा के लिए सुधारक पदार्थ की आवश्यक मात्रा विनिमय योग्यम सोडियम के अतिस्थापन स्तर और सुधार की जाने वाली मृदा की गहराई तथा मृदा की संरचना पर भी निर्भर करती है। यानी कि सोडियम विनिमय प्रतिशत की जो मात्रा है वो भी अपने को ध्यान में रखनी है कि कितने मात्रा के अंदर सोडियम आयन है वो अधिशोषित हुए हैं, तो उनको हटाने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए कितनी मात्रा के अंदर जिप्सम डालना है। इसकी मात्रा निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होती है का निर्धारण किया जाता है, इसको जिप्सम की आवश्यकता कहा जाता है। जिप्सम की मात्रा सुधारे जाने वाले खेत की मृदा के विश्लेषण द्वारा निश्चित की जाती है, लेकिन साधारणतः 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की मात्रा होती है। जिप्सम डालने का समय तथा ढंग, क्षारीय भूमि सुधार के कार्यों को प्रारंभ करने का सबसे उत्तम समय गर्मी के महीनों में होता है। जिप्सम को क्षारीय मृदाओं में जून के महीने में मानसून वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए अथवा जिप्सम डेंचा की बुवाई से पूर्व मृदा में मिला देना चाहिए। सर्वप्रथम क्षारीय भूमि को बली प्रकार से समतल करने के बाद मेड़बंदी करना जरूरी है ताकि खेत में पानी सब जगह बराबर लग सके। जिप्सम की मात्रा को धान की फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले केवल 10 सेंटीमीटर ऊपरी सतह में मिलाकर पानी भर देना चाहिए। जिप्सम को अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं है। खेत में लगभग 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी जिप्सम मिलाने के बाद भरा रहना चाहिए। यानी कि जिप्सम मिला दिया है तो उसमें 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नमी रखना बहुत आवश्यक होता है। जिप्सम के अंदर जब डालते हैं तो नमी बनी रहना जरूरी है। जैसे सोडियम अपक्षालित हो जाएगा, इस अवधि में खेत सूखना नहीं चाहिए। प्रयोग में पाया गया है कि यदि धान की फसल क्षारीय भूमि में उगाते रहें
तो भूमि के क्षारीयपन में लगातार कमी आती है। खेतों की लंबी अवधि तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद अपना आता है पाइराइट। तो पाइराइट का सूत्र अभी अपने पीछे सारणी में देखा था, FeS2। FeS2 होता है यानी कि उसके अंदर आयरन होता है और गंधक यानी कि सल्फर, दो चीजें मिली हुई होती है, आयरन और गंधक। आयरन मतलब लोहा। पाइराइट एक सस्ता मृदा सुधारक है क्योंकि यह लोहा कोयला की खदानों से प्राप्त होता है। पाइराइट के मुख्य स्रोत बिहार में अमजोर जिला, रोहतास राजस्थान में सीकर जिले के सालदीपुर और मैसूर के इन गाल डोहल है। निम्न स्तर का पाइराइट कोयले की खानों से निकाला जाता है और पीसा जाता है। यह भारत सरकार के उपक्रम पारादीपीय फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा वितरित किया जाता है। तो ये भारत सरकार की कंपनी। पाइराइट आयरन और गंधक का एक खनिज पदार्थ है जिसका साधारण सूत्र FeS2 होता है। विभिन्न स्थानों से खनन के कारण पाइराइट में सल्फर के अंश को स्थिर बनाए रखना असंभव रहता है, लेकिन यह 16% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें जो सल्फर की मात्रा है वो 16% होना आवश्यक है। प्राय यह अंश 22 से 32% के बीच रहता है। कृषि में प्रयुक्त पाइराइट में 22% सल्फर पाया जाता है। इसमें 20 से 22% आयरन, 0.5 से 0.6% है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 0.1 है कैल्शियम ऑक्साइड, 6.8 एल्यूमिनियम, 30 से 40% सिलिका, 2 से 3% है कार्बन, 0.02 जिंक, 0.05% कॉपर तथा 0.01% Mn होता है। तो ये इसका संगठन है पाइराइट का। मेन इसके अंदर आयरन और गंधक सल्फर होते हैं। उसके बाद पाइराइट की आवश्यकता कि कितनी, जैसे अपन जिप्सम की आवश्यकता थी, कितनी मात्रा के अंदर इसको मृदा में भूमि के अंदर मिलाना चाहिए। जिप्सम की 1 टन मात्रा की अपेक्षा पाइराइट की केवल 0.63 टन मात्रा ही काफ़ी रहती है। यानी कि जिप्सम की 1 टन, अगर अपने जिप्सम 1 टन डालते हैं तो उसकी जगह पे पाइराइट केवल 0.63 टन डालने से ही काम चल जाएगा। ताज़ा खनन किए हुए पाइराइट की अपेक्षा कुछ महीने तक नम स्थिति में रखा पाइराइट अधिक उपयोगी होता है क्योंकि उसमें घुलनशील सल्फर की मात्रा अधिक होती है। पाइराइट की मात्रा Gr गुणा 0.85 गणना से प्राप्त करते हैं। तो जहाँ पे भी अपने पाइराइट डालना है वहाँ पे नमी रखना जरूरी है। पाइराइट का प्रयोग कैल्शियम युक्त मृदाओं में ही प्रभावशाली हो सकता है। पाइराइट जल में घुलनशील नहीं होता, केवल हवा के संपर्क में नम होने के कारण गंधक के अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। यानी गंधक के अम्ल जैसे SO3 है या SO4 है या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वगैरह या H2SO3 वगैरह है, तो इनके जो गंधक के अम्ल है इनके अंदर परिवर्तित हो जाता है। जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन हवा के, यानी कि इसका जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, तो ये इनके गंधक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह मृदा में उपस्थित कैल्शियम ऊसर भूमि के कणों पर चिपके सोडियम को घटाता है। यानी कि जब ये गंधक के अम्ल बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं, तो ये जो उसके ऊपर मृदा के ऊपर सोडियम कण जो विस्थापित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, उनको हटाने का काम करता है। पाइराइट प्रयोग का उचित समय धान की रोपाई या हरी खाद के लिए बोने वाली फसल डेंचा की बुवाई से कम सप्ताह पूर्व मिट्टी की ऊपरी सतह पर बिखेर देना चाहिए तथा लगभग 1 सप्ताह तक नमी बनाए रखना आवश्यक है ताकि पाइराइट का ऑक्सीकरण तेज गति से हो सके। अब इसका ऑक्सीकरण होगा तभी इसका अपने को फायदा होगा। ताकि पाइराइट का अधिक ऑक्सीकरण तेज गति से हो सके, इससे पाइराइट की भूमि सुधार क्षमता में काफी वृद्धि होती है। यदि पाइराइट डालने के तुरंत बाद पानी भर दिया जाता है तो पाइराइट का ऑक्सीकरण घट जाता है, जिससे पाइराइट द्वारा क्षारीय मृदाओं के सुधारने की क्षमता कम हो जाती है। पाइराइट के प्रयोग से भूमि मृदा पीएच मान व विनिमय सोडियम प्रतिशत की मात्रा में कमी आती है तथा फसल पैदावार में वृद्धि होती है।
यानी कि पायरेट मिलाने के बाद इसमें कुछ टाइम तक, 1 हफ्ता तक नमी बनाए रखना आवश्यक है। अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी भर देते हैं तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा पायरेट, अपने को उतना फायदा उसका नहीं होगा। तो अधिक अपने को फायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए उसके अंदर नमी बनाए रखना आवश्यक है। पायरेट की मृदा से अभिक्रिया, जैसे अपने जिप्सम की अभिक्रिया पड़ी कैल्शियम सल्फेट की, कि वो कैल्शियम उसके ऊपर प्रतिस्थापित कर देता है सोडियम को, उसी प्रकार से पायरेट की अभिक्रिया है मृदा के साथ। हल्की नम मृदा में ऊपरी सतह पर पायरेट बिखेर कर लगभग 1 सप्ताह तक ऑक्सीकरण की क्रिया पूरी होने के बाद खेत में लगभग 10 से 15 दिन तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहने देना होता है। पायरेट में घुलनशील सल्फर 5.5 से 8% के बीच होना अति आवश्यक है। जब पायरेट क्षारीय मृदा में प्रयोग किया जाता है तो पायरेट के रासायनिक व जैविक ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो मृदा के स्वतंत्र कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है। यानी कि यहाँ पे जो पायरेट है FeS2 है, वो एक तो रासायनिक विधि से उसका ऑक्सीकरण होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा, और एक जो जैविक क्रिया है, जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के माध्यम से सल्फर का ऑक्सीकरण होगा और बनेगा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो जो मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बने होंगे, उस कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके इसके जो कैल्शियम आयंस होंगे वो मृदा के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, और वहां से जो सोडियम आयंस होंगे उनको विस्थापित कर देगा और मृदा को सुधारा जा सकता है। तो आप देखते हैं इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो ये सूत्र है पायरेट का। अब इसमें अपने 2 तरीके से बांटना है, जैसे कि ये वाला तो क्या करेगा, रासायनिक विधि से ऑक्सीकरण होगा इसका, तो और ये जो सल्फर है, इस सल्फर का क्या होगा, जैविक विधि से या बैक्टीरिया के माध्यम से इसका ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया होगी। तो ये FeS हो गया। FeS को क्या करना है, पहले अपने को रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक माध्यम से इसका ऑक्सीकरण करवाना है। तो रासायनिक माध्यम से ऑक्सीकरण करवाने का मतलब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, तो ये अपना आ जाएगा फेरस ऑक्साइड के रूप में, और साथ में आ जाएगा 4S आ जाएंगे, यानी कि 4 सल्फर आ जाएगा, 4 अणु। और जो दूसरा अपना सल्फर बचा था, दूसरा सल्फर का क्या करना है, ये जैविक विधि से इसका ऑक्सीकरण करवाना है, तो यहाँ पे ये इसके बन जाएंगे अपने गंधक का निर्माण हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक निर्माण करवा लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड से यहाँ पे अपने पास जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे H2O के साथ, H2O से अभिक्रिया करवाने के बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण कर देगा। और यहाँ पे देखा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बाद में अभिक्रिया करवानी है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या निकलेगा, जल का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। मेन अपने को इसमें पदार्थ बनाना है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के बाद क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल। दोबारा से देखें, ये अपने पायरेट का सूत्र है, इसको 2 भागों में बांटना है। ये तो रासायनिक माध्यम से ऑक्सीकरण होगा और इसका जैविक माध्यम से ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के अणुओं से अभिक्रिया करवानी है इसकी, ये रासायनिक माध्यम से और ये जैविक माध्यम से। तो यहाँ पे अपने पास ये पदार्थ उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद ये जो अपने पास पायरेट के ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, तो इनको आगे जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, तो कैल्शियम सल्फेट और जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट बना है, कैल्शियम सल्फेट वही आ गया जो अपने जिप्सम के अंदर पड़ा था। जिप्सम का सूत्र CaSO4, 2 अणु जल के थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब यह अभिक्रिया करनी है जो लवणीय या क्षारीय मृदा है। लवणीय और क्षारीय मृदा पे क्या है, सोडियम आयन से उपस्थित है। सोडियम आयन के साथ ये अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से सोडियम आयंस को ये कैल्शियम यहाँ से विस्थापित कर देगा, इनकी जगह पे ये खुद आ जाएगा, और ये सोडियम आयन है वो सोडियम सल्फेट का निर्माण करके उसका लीचिंग हो जाएगा, यानी कि घुलनशील अवस्था में चले जाएंगे और घुलनशील अवस्था में नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से पायरेट के माध्यम से अपने इसको सुधार सकते हैं।
उसके बाद है जिप्सम है जिप्सम फॉस्फोरिक अम्ल निर्मित करने वाले कारखानों से काफी जिप्सम उप उत्पाद के रूप में मिलता है, जिसे फॉस्फो जिप्सम कहते हैं। तो फॉस्फो जिप्सम क्या है, जो जहां से अपने जिप्सम निकलता है तो उन्हीं कारखानों से ये काफी मात्रा के अंदर उत्पादित होता है। फॉस्फो जिप्सम सल्फर 16% होता है, इसमें कैल्शियम 21% का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु जल के रूप में पाए जाते हैं। इसमें 1 से 2% फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन आवश्यकता से अधिक होने पर फसलों पर कुप्रभाव डालती है। अतः फास्फोजिप्सम में फ्लोरीन की मात्रा ज्ञात करके ही उपयोग करना चाहिए। तो फास्फोजिप्सम की जो अभिक्रिया है वो जैसे जिप्सम की भांति थी, जैसे जिप्सम अपने पढ़ा था उसी की भांति फास्फोजिप्सम की अभिक्रिया होती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट के अंदर अपने पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार से।